हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मत क्लासेस पर। आज मैं बात करूंगा आपने संबंध पढ़ा। आज मैं बात करूंगा उसी के साथ फलन के बारे में। फलन क्या होता है, फलन को हम एक प्रैक्टिकल तरीका से हम समझेंगे। क्या फलन एक, जैसे मान लो फलन को मैं एक मशीन के रूप में मानना है, एक कंप्यूटर के रूप में मानना है। जैसे मान लो हम कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि आपको इसमें शो रहा होगा कि एक मैजिक बॉक्स लेते हैं या एक कंप्यूटर मशीन लेते हैं, इसमें हम मान लो 2 डाला हमने 4 प्राप्त हुआ, और 4 डाला हमें 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने 10 डाला 20 प्राप्त हुआ, 50 डाला 100 प्राप्त हुआ, 100 डाला 200 प्राप्त हुआ, 500 डाला 1000 प्राप्त हुआ। मतलब हम कुछ इसमें मशीन में कुछ इनपुट दे रहे हैं, इसको जो डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट बोलेंगे। और जो कुछ उससे निकल रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। तो हम उसमें कुछ डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन है। दूसरे शब्दों में समझे कि हम जो आप में मशीन में जो डाल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, जैसे संबंध में कहलाते हैं प्रांत। इसी प्रकार इसमें भी प्रांत परस और सहप्रांत होते हैं। जो हमने जो मशीन में डाला वो क्या हो गया, आपका प्रांत हो गया। और जो मशीन के बाद जो आउटपुट इनपुट डाला, जो आउटपुट निकल रहा है वो आपका होता है, क्या होता है, परसर। और लेकिन एक सहप्रांत और होता है। सहप्रांत क्या होता है, जो आउटपुट होता है, आउटपुट के वे एलिमेंट का समुच्चय होता है परसर। केवल जो ए से बी में क्या हो, रिलेट हो, संबंध रखते हो, वो क्या होगा, आपका परसर होगा। और सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सभी अवयवों का जो आउटपुट निकले सभी का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, आपका सहप्रांत होगा। इसी के साथ थोड़ी एक एनसीईआरटी बुक के संबंध में मतलब उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। उससे क्या होगा, यदि फलन समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय की बात करेंगे, मतलब इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कुछ अवयव नहीं, कुछ ना कुछ अवयव होगा। किसी फलन अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में वह संबंध होता है जिसमें ए के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं। ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। और समुच्चय ए के सभी अवयवों के एक ना एक प्रतिबिंब क्या होता है, कम से कम एक प्रतिबिंब का क्या मिलेगा, आपका समुच्चय बी में मिलना चाहिए। मतलब एक न एक आपकी इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने कुछ उसमें 2 डाला, एक आपने समझा, अभी एग्जांपल दिया था, मैंने 2 डाला उसमें 4 प्राप्त हुआ, मतलब वो 2 का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब 4 कहलाएगा। और जो 4 का जो 2 है वो क्या है, पूर्ण प्रतिबिंब कहलाएगा। इसी प्रकार मैंने 4 डाला 8 प्राप्त हुआ, तो 4 का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और 8 का जो पूर्ण प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, 4 होगा। है तो इसी के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है, ये संबंध है। फलन से आपको डरना नहीं है। फलन क्या होता है, फलन भी एक प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है। क्या होता है, संबंध। लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। सभी संबंध आपके फलन नहीं हो सकते, सही है। तो उसकी कुछ शर्तें होंगी, वो उस शर्तों को फिलफिल करेगा तो वो आपका क्या हुआ, फलन होगा। जैसे मान लो जी क्या है, ए और बी आपके पास समुच्चय है। ए से बी में जैसे हम संबंध निकालते हैं इसी प्रकार फलन भी निकालेंगे। जैसे मान लो हम जानते हैं ए बी सी, यहाँ 1 2 3, ए का 1 के साथ संबंध है, बी का 2 के साथ संबंध है, सी का 3 के साथ संबंध है। इसके साथ समझते हैं, यदि आपके पास 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी है, ए और बी है, तो उनका जो समुच्चय ए के जो सभी एलिमेंट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत कहलाएंगे। जो समुच्चय बी के जो सभी अवयव होंगे वो क्या आएंगे, जो क्या हो, समुच्चय ए से संबंध रखते हो, वो क्या, उनका जो अवयवों का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, आपका परसर होगा। इसमें मान लो हम एक और मान लेते हैं एलिमेंट, मान लो आउटपुट में एक और मान लेते, 4 मान लेते। तो ये तो इसमें 4 मान रहे हैं, तो 1 2 3 से मिला समुच्चय, संख्या 1 2 3 से मिला समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका परसर कहलाएगा। लेकिन समुच्चय बी के सभी अवयवों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रांत कहलाएगा। मतलब अब ये फलन एक संबंध तो है। अब चेक कैसे करें कि ये फलन होगा या नहीं। मतलब कहने का मीन्स ये है, ये फलन जब होगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या हो, एक प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब ए का प्रतिबिंब क्या 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है। ऐसे अभी यहाँ होता डी, तो डी का कुछ प्रतिबिंब नहीं है। जैसे मान लो इसमें 4 नहीं है, मान लो अभी मान लेते हैं ये 4 नहीं है, तो मतलब डी का कोई क्या है, उसमें प्रतिबिंब नहीं है, तो ये क्या होगा, फलन नहीं होगा। है तो अब इसको डी को उठा दें तो ये क्या है आपके पास, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या है, एक प्रतिबिंब प्राप्त है, इमेज प्राप्त है, तो ये क्या हो गया, आपका फलन हो गया। है एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो फलन एफ सच दैट ए टू बी, ये क्या है फलन, इसको सच दैट को बोलेंगे नहीं, हम वैसे यूज नहीं करेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे फलन ए से बी तक, या ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसी प्रकार फंक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे नोट करेंगे, संबंध को नोट करते हैं इसी प्रकार।
फंक्शन को लोड करेंगे हैं। अब क्या करेंगे, कुछ शर्तें देखेंगे मतलब कोई संबंध होता है या नहीं। जैसे मान लो अभी ये समुच्चय कैसे दे रखा होता है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा होता है। कुछ आपका संबंध इस प्रकार है रोस्टर फॉर्म में, मतलब a,1 b,2 और c,3। अब इसको हम चेक करें, क्या ये आपका जो संबंध है वो क्या है, फलन है। हाँ देखेंगे, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल क्या है, एक इमेज है। हाँ एक और बात है, जो हम किसी मशीन, अभी मैंने मशीन का एग्जांपल बताया था, कंप्यूटर वाला बताया था, मैंने एक डाला उसमें कुछ प्राप्त हुआ, तो मतलब मैं सेम वैल्यू डालूं तो अन्य दो प्राप्त नहीं, मतलब एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ए का एक है, इस प्रकार इसमें क्या होता, दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे साइड में, ए बी सी और 1 2 3 4, ए का 1 के साथ संबंध, ए का 2 के साथ संबंध, बी का 3 और सी का 4। इसमें क्या हो रहा है, मतलब ए का मतलब ए क्या इनपुट है और आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 2, मतलब एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। हाँ दो इनपुट के एक आउटपुट रह सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आपका समुच्चय ए समुच्चय बी है, इसमें मान लो 1 2 3 है, इसमें क्या है केवल और ए है, मतलब एक का एक के संबंध 1,a 2,a 3,a, मतलब तीन इनपुट का एक आउटपुट है। मतलब बहुत से इनपुट के एक या एक से अधिक इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन ये मतलब एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। ये आपका फलन नहीं है, लेकिन ये फलन है, ये आपका फलन है। और समझते हैं मतलब फलन कौन सा होता है। हाँ इसी प्रकार में रोस्टर फॉर्म में आपको संबंध कुछ दे रखा है, रोस्टर फॉर्म उसको चेक करना है कि आपका ये फलन है या नहीं। देखना है कि इसमें एक नियम होता है कि इसका जो पहला एलिमेंट है, दो क्रमित युग्म, आपके पास दो क्रमित युग्म दे रखे हैं, उनमें क्या है पहला एलिमेंट समान होना चाहिए। क्या ए दो भिन्न क्रमित युग्म दे रखे हैं उनमें समान होना चाहिए। जैसे मान लो ए इक्वल बी के नहीं है और ए इक्वल सी के नहीं है, बी इक्वल सी के नहीं है, तो इसमें दिख रहा होगा क्या है, कोई भी दो भिन्न क्रमित युग्मों में पहला एलिमेंट है वो क्या है, समान नहीं है, तो अगर ये क्या है, फलन है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, r बराबर 1,2 1,3 2,4 3,5। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये क्या आपका एक फलन तो वो संबंध तो है, क्या ये आपका फलन है, संबंध तो है, क्या ये आपका ये फलन है, चेक करेंगे। हमने देखा यहाँ पे प्रथम एलिमेंट दो भिन्न क्रमित युग्मों का जो प्रथम घटक है या प्रथम एलिमेंट है वो क्या समान है। यदि आपको प्रथम घटक के या प्रथम एलिमेंट आपको समान मिले दो भिन्न क्रमित युग्मों में, तो वो आपका फलन नहीं होगा। ये फलन है लेकिन ये वाला फलन नहीं है। इसी के साथ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। तो यहां पे ए बी सी 1 2 3 4, तो ए का 1 के साथ संबंध हो गया, बी का 3 के साथ संबंध हो गया, सीधे सीधे बना लेते हैं, बी का 2 के साथ संबंध हो गया और सी का 3 के साथ संबंध हो गया। तो मतलब ये भी क्या होगा, आपका फलन होगा। फलन क्या होगा, पहली बात तो संबंध तो ही है, मतलब सभी फलन होंगे वो क्या होंगे, संबंध होंगे, क्योंकि फलन कहां से आया, संबंध से ही तो आया है। तो सभी फलन आपके संबंध हो सकते हैं, लेकिन सभी संबंध आपके फलन नहीं हो सकते। ये पॉइंट आउट आपको ध्यान रखना है। तो ए का 1 के साथ संबंध, मतलब समुच्चय ए में सभी अवयवों का समुच्चय बी में क्या है, एक इमेज है, क्या है, एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फलन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 4 क्या है, एक को छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी समुच्चय ए के सभी अवयवों का मतलब कुछ ना कुछ रिलेट हो रहे हैं समुच्चय बी से हो रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका फलन हो गया, क्या हो गया, फलन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक तरह से कह सकते हैं इसकी रेंज क्या कहलाएगी, प्रांत पर से समझते हैं एक उदाहरण से। प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। तो ए बी सी, परसर क्या होगा इसका, परसर आपका समुच्चय बी के वे अवयव होंगे केवल केवल जो क्या उससे रिलेशन रखते हो, संबंध रखते हो। मतलब क्या रखना है, 1 2 3 4 नहीं रख रहा है, 1 2 3 4 नहीं रख रहा, तो ये परसर होगा आपका। ये इसी प्रकार सहप्रांत होता है, इस प्रकार उसमें संबंध में होता है, सहप्रांत भी होता है। सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय। समुच्चय बी में क्या है, 1 2 3 4, तो समुच्चय क्या सहप्रांत का 1 2 3 4, जिस प्रकार सहप्रांत हुआ। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल समझते हैं, इसको रे करते हैं। तो अब तक आपने जाना कि फलन की डेफिनेशन क्या होती है, फलन के प्रांत क्या होते हैं, परसर क्या होते हैं, सहप्रांत क्या होते हैं। अब जानेंगे कुछ फलनों के बारे में, जानेंगे कुछ विशेष फलन होते हैं। जैसे मान लो वास्तविक मान फलन होता है और वास्तविक फलन होता है। तो वास्तविक मान फलन देखो आगे मैं डिफाइन करूंगा इनको
मतलब कुछ फलनों के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा, उनके आलेख भी बताऊंगा। तो उनको डिफाइन करूंगा या उनको बताऊंगा, तो किसके आधार पर बताऊंगा? प्रांत या प्रसर के आधार पर उनको क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा, उनको परिभाषित करूंगा। तो इसी के साथ समझते हैं वास्तविक मान फलन क्या होता है। वास्तविक मान फलन आपको इसके पास हो रहा होगा। वास्तविक मान फलन क्या होता है? वास्तविक मान फलन ऐसा फलन होता है जिसका जो परसर है, जैसे मतलब जो हमने उसमें आपको कंप्यूटर के द्वारा या मशीन के द्वारा एग्जाम्पल लिया था हमने, तो मशीन में कुछ डाला मैंने, उसके बाद कुछ प्राप्त हुआ। तो जो आपको परसर है, वो जो आपको ये आउटपुट प्राप्त हो रहा है, जो परसर है वो क्या हो? यदि वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो आपका मशीन से जो बाहर निकल रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है, ये परसर है। यदि किसी फलन का परसर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक मान फलन कहलाएगा। द्वारा समझते हैं वास्तविक मान फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसके जो परसर है वो क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, इस प्रकार कह सकते हैं। इसी प्रकार एक और होता है वास्तविक फलन होता है, एक वास्तविक फलन होता है। वास्तविक फलन क्या होता है? वास्तविक फलन ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत व परसर दोनों ही क्या हो आपके, जिसके प्रांत व परसर दोनों ही आपके क्या हो? रियल नंबर हो या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक फलन कहलाएगा। इनमें थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। क्या है? वास्तविक मान फलन में केवल और केवल परसर ही होना चाहिए, उसका परसर केवल और केवल परसर ही वास्तविक संख्या का समुच्चय होना चाहिए। लेकिन वास्तविक फलन में दोनों प्रांत और परसर का वास्तविक संख्या का समुच्चय का होना जरूरी है। इसी के साथ और भी कुछ फलन समझते हैं और उनके आलेखों के द्वारा समझते हैं। अब उसमें पहला फलन है आपका, इसके पास हो रहा होगा तत्समक फलन, उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो तत्समक फलन कैसा क्या क्या होता है? यदि हमारे पास मान लो f(x) है, f(x) है, f(x) = y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? f(x) = ये क्या है? फलन है। क्या है? फलन, मतलब x का फलन y है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x फ्रॉम a to b, या r2r ले लो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की बात करें तो r2r ले लेते हैं। तो मतलब क्या है, एक आपके पास फंक्शन है, वो क्या है? r से r में क्या है? एक संबंध है। r से r में क्या है? एक फलन है। तो उसके साथ आपको जो तत्समक फलन होगा वो आपको इसके पास वो भी हो रहा होगा। तत्समक फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसका जो प्रांत होता है वो क्या? वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। और इसका डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, आपको इसके पास हो रहा होगा, एक सीधी सरल रेखा में होता है और जो कि मूल बिंदु से होकर जाता है। जितना उसका प्रांत होगा उतने क्या होता है? आपका परसर होता है। इसमें प्रांत और परसर दोनों वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है और क्या होता है? समान होता है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? एक सीधी सरल रेखा में बनता है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ये आपका तत्समक फलन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसी के साथ सेकंड फंक्शन की बात करें, सेकंड फंक्शन आपका होता है अचर फलन। क्या होता है? अचर फलन। अचर फलन का भी आपको डायग्राम इसके पास शो होगा। अचर फलन क्या होता है? अचर फलन के लिए आपके जो x की वैल्यू वो चेंज होती जाती है, लेकिन जो मैंने बताया कि मैं कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा या बताऊंगा फलन के बारे में, वो परसर या प्रांत के आधार पर बताऊंगा। तो यहां मैं परसर के आधार पर बता रहा हूं। तो ऐसा फलन जिसका परसर हमेशा क्या हो? कांस्टेंट रहे, नियतांक रहे, एक निश्चित रहे। तो ऐसा फलन जिसका कांस्टेंट, जिसका परसर कभी ना बदले, एक ही रहे, लेकिन उसके बहुत सारे इनपुट हो या उसके बहुत सारे प्रांत हो, बहुत सारे प्रांत का एक ही परसर हो या बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? आपका अचर फलन कहलाता है। आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, मैंने यहाँ पे y = 3 लिया है, मतलब y = 3। y = 3 के लिए कि सभी x की जो वैल्यू भिन्न भिन्न है, इसके क्या हो सकते हैं? 1,3 हो सकता है। 1 का 3 के साथ संबंध होता है। जैसे ऐसे समझते हैं, एक ही मान क्यों आ गया? जैसे मान लो आपके पास फंक्शन दे रखा है f(x) = 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3। तो हम जहां इसमें मान लो कुछ हमने डाला, जैसे हमने मशीन में डालते हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा? वही तो है। इसमें मान लो हमने 1 डाला, अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो इसमें x⁻0 मान लेंगे, x⁻0। तो इसमें 1 डाला तो x⁻0 में 1⁻0 तो 3 आएगा। 1 डाला तो 3 आया। अब दोबारा 2 डालते हैं तो क्या आएगा? 2⁻0, वो भी क्या होगा? 1 हो गया, तो 3 बन गया 3। तो इसी प्रकार 3 डाला फिर भी 3 प्राप्त होगा, 4 डाला फिर भी 3 प्राप्त होगा। मतलब हम देख रहे हैं इनपुट बहुत सारे होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है केवल और केवल क्या है? 3 ही है। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम उसको डायग्राम की तरह समझ सकते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो क्या है? y एक्सिस पे होगा, जो कि x अक्ष के क्या होगा? y एक्सिस के क्या होगा? x एक्सिस के क्या होगा? समांतर होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं वो क्या है? y = k है, मतलब y = 3 इसमें दे रखा है, हमने लिया है f(x) = 3। तो इसी प्रकार डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसा फलन जिसका कोई जो अनेक इनपुट के लिए या अनेक
आपके समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए परसर का मान क्या हो, एक ही हो, प्रतिबिंब क्या हो, एक ही हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है आपका अचर फलन कहलाता है, जिसको आपका इसमें हो रहा होगा, ये एक सीधी एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के पैरेलल क्या होता है, एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। तो ऐसा फलन आपका क्या कहलाता है, आपका अचर फलन कहलाता है। इसी के साथ थर्ड फलन की बात करते हैं। थर्ड फलन क्या होता है, एक होता है बहुपद फलन है। बहुपद फलन की बात कर लेते हैं। बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बहुपद फलन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुपद फलन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, उसका बहुपद होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन उसकी शर्तों को पूरा करे। जैसे मान लो दो क्रमित युग्म में आपके पास संबंध है, तो उनका जो पहला एलिमेंट है, दो भिन्न क्रमित युग्मों का पहला एलिमेंट क्या है, वो समान नहीं होना चाहिए। यदि वो समान नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद फलन होगा। अब कुछ बहुपद होने की शर्तें भी होती है। जैसे मान लो मान लेते हैं f(x) लिख लेते हैं बहुपद न होने की शर्त। बहुपद न होने की शर्त क्या होती है, आपका अंडरूट में x ना आए, x की पावर बटे में ना आए, या x की पावर माइनस में ना आए, या वर्गमूल में घनमूल में कुछ भी नहीं आए हैं, या ऐसे ऐसे कह सकते हैं x बटे में ना आए। मतलब इन चार कंडीशन में क्या होता है, आपका बहुपद नहीं होता है। यदि ये आपका किसी फलन में आता है तो वो क्या आपका बहुपद फलन नहीं है। यदि इनके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो वो क्या आपका बहुपद फलन है। जैसे मान लो बहुपद फलन, इसके लिए एग्जांपल देते हैं, f(x) = x² + 5x, ये आपका फलन हो जाएगा। इसी प्रकार gx लेते हैं, (4x² - 9x + 2), ये भी आपका फलन है। इसी प्रकार और लेते हैं fx ले लेते हैं, f(x) = √2x + 1, क्या ये फलन है, हाँ ये भी है। क्या मतलब अंडरूट केवल और केवल अचर संख्या पे तो आ रहा है, हमारी जो वेरिएबल है या जो बहुपद है, या मतलब एक तरह से कह सकते हैं चर संख्या पे हमारा क्या है, चर संख्या से हमें कुछ मतलब चर संख्या पर ना तो अंडरूट है, ना माइनस की पावर है, ना कुछ है। तो और भी लेते हैं, जैसे मान लो gx = ये है x की पावर 1/2 -4, ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है। यदि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है, बटे में आ रही है। यदि ये बहुपद नहीं है तो क्या होगा, ये बहुपद ही नहीं है तो क्या होगा, ये बहुपद फलन भी नहीं होगा। तो बहुपद फलन होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि उसका बहुपद का होना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है उसका जो संबंध होगा, तो दो क्रमित युग्मल है, दो संबंध है उनके, जैसे मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बताया। तो जो उनके जो दो क्रमित युग्मल है, तो जैसे मान ले लेते हैं, जैसे आपके पास संबंध इस प्रकार है कि इनका रिलेशन इस प्रकार है 1,2 1,3, आपका जो प्रथम घटक है दो भिन्न क्रमित युग्मों का, वो समान नहीं होना चाहिए। यदि ये समान है तो क्या होगा, ये आपका फलन नहीं होगा। दो चीज कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात बहुपद का होना जरूरी है। दूसरी क्या, उनके पहला है वो उसका दो भिन्न क्रमित युग्मों का पहला घटक का बराबर न होना बहुत जरूरी है, मतलब अलग अलग होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बहुपद फलन के बाद चौथे की बात करते हो, आपका होता है परिमेय फलन होता है। जैसा आपके बहुपद फलन में इसी प्रकार परिमेय फलन में होता है। परिमेय फलन के लिए इसके बात कर लेंगे। जैसे परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, जैसा कि आपको शब्दों से ही प्रतीत हो रहा होगा, परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, जैसे हमारे परिमेय फलन मान लेते हैं, इसमें f(x)/gx, जैसा कि आपको वो परिमेय संख्या भी ज्ञात होंगी। तो वो परिमेय संख्या f(x) में वेयर जहां पे जो gx का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो इसमें भी दो, जैसे बहुपद फलन में दो कंडीशन होती है, इसी प्रकार इसमें भी दो कंडीशन होनी चाहिए। जो ऐसे फलन R2R के लिए लेते हैं, फंक्शन है आपका R2R, ठीक है, फलन R2R में ले रहे हैं कि ये क्या आपका ये फंक्शन है, फंक्शन एक परिमेय फलन होगा। परिमेय फलन होगा, हाँ होगा। कब होगा, पहली बात तो ये कि gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनकी जो बहुपद हो, ऐसा संबंध हो कि बहुपद की शर्त होने, फलन के होने की शर्तों को फिलफिल करे हैं। तो मतलब बहुपद की शर्त, उसकी फलन के होने की शर्त क्या है, उसके दो क्रमित युग्म दे रखे हैं, तो उनका जो पहला एलिमेंट है वो कभी भी समान नहीं होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ये होना जरूरी है। तो वो क्या होगा, आपका परिमेय फलन होगा। इसी के साथ और अगले
फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा आता है आपका मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जैसे मान लो हम बात करेंगे इसमें भी फंक्शन क्या है, R2R ले रहा है, R2R क्या ले रहा है, R2R। तो fx की जो वैल्यू है वो क्या मोड ऑफ x है, क्योंकि मापांक जैसे मापांक से प्रतीत हो रहा क्या मॉडुलस है, वो क्या है fx की वैल्यू x है। इसमें कुछ भी डालो, मान लो हमने इसमें क्या -1 डाला, -1 डाला, 0 से स्टार्ट कर ले, -2 से, इसमें -2 डाला तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसमें मान लो माइनस का 1 डाला तो ये 1 का हो जाएगा, प्लस का ये 0 डाला तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें 1 डाला तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जिसमें 2 डाला तो 2, मतलब चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो, प्रत्येक स्थिति में यदि ये मॉडुलस से जब बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस भी संख्या प्लस बन जाएगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपको प्रतीत हो रहा होगा, क्या हो रहा है, -2 मतलब पहले -2 चले हैं, जिसमें -2 फिर 2, तो एक लेगा ऐसे आएगा, आपको प्रतीत हो रहा होगा ऐसे बनेगा, ऐसे लेते हैं। तो -2, ये क्या कहलाएगा, -2, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट करने जाए -2 ये रहा, और 2 प्लस का ऊपर का ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2। इसी प्रकार -1 और 1, -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है, फिर 0 कहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, फिर क्या 1 1 1 1 यहाँ पे होगा, 2 2 यहाँ पे होगा। मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा आपको इसके शो भी हो रहा होगा, वो इस प्रकार का बनेगा, है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा, मापांक फलन कहलाएगा। इसी के साथ आपका ये 5th वाला हुआ, आपके इसके बाद आता है आपका 6 वाला चीना फलन, जिसे सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपका, सिग्नम फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसकी जो प्रांत है, प्रांत कुछ भी हो, लेकिन परसर हमेशा क्या होना चाहिए, आपको इसके पास हो रहा होगा fx इक्वल टू, जो परसर है fx इक्वल टू परसर होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए और -1 होना चाहिए। यदि 1 है तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, यदि उसकी fx इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसकी x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 होनी चाहिए, है, सॉरी लेस देन 0, हाँ नहीं ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 क्या है 0 से ग्रेटर है। तो जो x की जो वैल्यू है वो किससे होनी चाहिए, आपको इसके ऊपर शो भी हो रहा होगा, जो x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार fx इक्वल टू 0 माने तो जो x की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसी प्रकार fx बराबर क्या है, -1 है, तो जो x की जो वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए। मतलब एक तरह से कुल मिला के मैं बात बोलूं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, चिन्ह फंक्शन क्या होता है, चिन्ह फलन क्या होता है। चिन्ह फलन वो फंक्शन होता है जिसका आपका प्रांत कुछ भी हो, लेकिन परसर हर हालत में आपका क्या है, 1 आए, -1 आए, 0 आए, तो ऐसा फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, चिन्ह फलन कहलाएगा। आपको स्क्रीन पर शो भी होगा इसका डायग्राम कैसा बनेगा। y इक्वल टू पहले हमने 1 के लिए 0 के लिए लिया, 1 के लिए लिया ऊपर, फिर हमने 0 पर पॉइंट आउट किया, फिर नीचे भी ले लिया y इक्वल टू -1, तो ऐसा फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, चिन्ह फलन कहलाएगा। सही। इसी के साथ लास्ट फलन की बात करते हैं, आपका होता है महत्तम पूर्णांक फलन होता है। क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। जो x का जो वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात करें, इनपुट की, जो x की वैल्यू है वो क्या हो, या तो x के बराबर हो या x से कम हो। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ऐसा मान होना चाहिए, या तो x के बराबर हो या उससे छोटी हो, ऐसे हो सकता है। जैसे मान लो हमें इसका ले लेते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी जो x की जो इसका जो हम वो निकालेंगे, महत्तम समाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन इसका क्या होगा, x का मतलब x की हमें वो वैल्यू लेनी है क्या, इस या तो x के बराबर हो या x से क्या हो, कम ही हो। तो जैसे मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे मान ली 1.22, तो इसके क्या होगी, इसके बराबर होगी, तो इसके बराबर तो नहीं, इससे कम ही लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार मान लो 2.2 होगी। एक तरह से इसको लाइन पे डायग्राम बनाते हैं तब समझते हैं। जैसे मान लो ये डायग्राम हुआ आपका 0, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा लगभग। तो इसका जो आपका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो क्या होगा, आपका इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, उसका मान क्या x से कम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x से कम ही होना चाहिए। तो x से कम ये क्या होगा, आपका ये होगा, है 1। इसी प्रकार -1 की वैल्यू क्या बोलूं, -1 का क्या, जैसे मानो -1.1 है, -1.1, तो इससे कम क्या बढ़ेंगे हम, इसमें नहीं बढ़ेंगे। इसका भी कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो -1.1 का क्या होगा, -2 होगा। तो ये आपके फलन के बारे में हुआ। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं
अब जानते हैं, जैसे मान लो हम बीजगणित भी करते हैं, अब बीजगणित में भी फंक्शन का या फलन का क्या रोल है वो समझते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो इसी प्रकार फलनों का भी जोड़ना घटाना होता है, वो अपना होता है, उसको समझते हैं। आइए फलनों का बीजगणित रूप पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक है फंक्शन आपका f है, x2r है, फंक्शन फ्रॉम x टू r। इसी प्रकार g फंक्शन है आपका, ये भी क्या है, x फ्रॉम टू r, x फ्रॉम टू r, फंक्शन फ्रॉम x टू r, और ये वाला फंक्शन है फ्रॉम x टू r, ये भी दोनों सेम है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन रखेंगे, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करने के लिए, या किसी मतलब अचर संख्या गुणा करने के लिए, या भाग देने के लिए क्या करते हैं। जैसे हम जोड़ने की बात करें, इन दोनों को जोड़ें, ये दो आपके पास दो फंक्शन है, इनके लिए बात करूं मैं, इन दोनों फंक्शनों को जोड़ना हो तो किस प्रकार कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या कर सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स भी क्या होगा आपका, ऐसे कह सकते हैं, एफ प्लस जी भी क्या होगा, एक्स फ्रॉम एक्स टू आर होगा। यदि आपका एफ फ्रॉम एक्स टू आर है और जी भी फ्रॉम एक्स टू आर है, तो इनका योग भी क्या होगा, एफ प्लस जी फ्रॉम एक्स टू आर होगा। इसी प्रकार इनका जो बीजगणित फॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ प्लस जी एक्स है, तो क्या होगा, एफ जी एफ एक्स प्लस एफ जी के बराबर होगा। सही है। इसी प्रकार मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा जो पहला हुआ, जो जोड़ने की बात है, उसमें घटाना हो तो क्या होगा, इनका घटाने का भी क्या होगा, एफ माइनस जी है, क्या होगा, कहां से होगा तुम्हारा, एक्स टू आर ही होगा। जो बीजगणित रूप होगा वो क्या होगा, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ जी, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा है, यदि इनको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होगा, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी फ्रॉम एक्स टू आर होगा। जो बीजगणित फॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू जी का एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी यहाँ पे जी एक्स होगा, यहाँ पे जी एक्स क्या लिख दिया हमने, जी एक्स होगा, यहाँ क्या होगा, एफ जी, जी एक्स होगा, यहाँ भी, यहाँ पे क्या होगा, हाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये मल्टीप्लाई की बात हुई। इसी के साथ हमें किसी अचर संख्या गुणा करना हो, अचर संख्या मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा, चौथा नंबर, आपके पास मान लो एफ है, इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, किसी का भी मान लो हमने ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए एफ, तो ए एफ भी क्या होगा, ए एफ क्या होगा, फ्रॉम एक्स टू आर होगा है। उनका जो फलन होगा वो इस प्रकार होगा, ए एफ एक्स, बीजगणित रूप होगा वो क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा, ए एफ एक्स, इस प्रकार होगा। ये किसके लिए होगा, फोर्थ नंबर हो गया, ये अचर संख्या से मल्टीप्लाई। इसी के साथ यदि उसमें डिवाइड आ रहा है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो तो एफ एक्स अपॉन, ऐसे कह सकते हैं एफ अपॉन जी, जे भी क्या होगा, फ्रॉम एक्स टू आर होगा, और इसको जो बीजगणित रूप होगा वो क्या होगा, एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये टोटली आपका फलन के बारे में हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके एक्सरसाइज के साथ। तो आपको ये यदि आपको एक बार में नहीं समझ आया तो उसको दोबारा पुनः देखें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।